आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और मन की बात में उन्होंने मिडिल ईस्ट के हालात और उससे जुड़ रही खबरों पर भारत के लोगों को जो है उन्होंने जागरूक किया और कहा कि किसी भी तरह की अफवाह में ना पड़े, सतर्क रहे, सुरक्षित रहें और अफवाहों से दूर रहें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की सराहना भाजपा के तमाम नेताओं ने की है। ये जिस तरह से हर महीने अंतिम रविवार का इंतजार पूरे देशवासियों को रहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का इंतजार रहता है। और आज हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री निवास में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 132वां एपिसोड सुने हैं। और ऐसे समय में हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे नान के चेयरमैन श्री संजय श्रीवास्तव जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राहुल टिकरिया जी और हमारे संगठन का और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मन की बात सुने हैं। और हर बार मन की बात में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नवाचार सुनने को मिलता है जो देश भर में लोग करते हैं और उससे पूरे देशवासियों को एक प्रोत्साहन भी मिलता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं कि छत्तीसगढ़ का जिक्र आज भी उन्होंने किया है। कोरिया जिले में हमारे किसान जल संचयन को लेकर बहुत जागरूक हैं। वो अपने खेतों में छोटा छोटा तालाब का निर्माण करके और सोख्ता गड्ढा खोद के 1200 से अधिक किसान 2000 से भी ज़्यादा इस तरह का कंस्ट्रक्शन तैयार करके वहाँ पर वाटर लेवल को अच्छा किया है। वाटर लेवल वहाँ पर अच्छा हुआ है, तो इससे निश्चित रूप से हम लोगों को सीख लेना चाहिए। और आज विशेषकर बरसात के पानी का भी संचय करना चाहिए, उसकी भी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मत्स्य पालन पर भी विशेष जोर दिया है। मत्स्य पालन करके हम और किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, उस पर भी जोर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही कल्याणकारी योजना है और मैं प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना को अपनाएं। उसमें भारत सरकार से भी सब्सिडी है और प्रदेश सरकार से भी सब्सिडी है। हम लोग मुफ्त बिजली ही नहीं, मतलब बिजली बेच भी पाएंगे इस योजना को अपनाकर, तो उसका भी मैं आग्रह करना चाहूँगा। और जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसके कारण देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया है। और कल हमने भी अपने प्रदेश के सभी अधिकारियों के साथ, सभी विभाग के सचिव, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी सबके साथ बैठक किया है। और तेल और गैस के एजेंसियों के साथ भी बैठक किया है। किसी भी तरह से कमी अपने प्रदेश में भी नहीं है, ना गैस की कमी है, ना तेल की कमी है, लेकिन अफवाहों की वजह से लोग पैनिक होते हैं। तो मेरा भी आग्रह होगा प्रदेशवासियों से कि वो किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो पैनिक नहीं हो। जिस तरह से उनको गैस और ऑयल मिलता रहा है उसी तरह से उनको आगे भी मिलता रहेगा। मन की बात ऐसा एक प्रोग्राम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें हर गांव के लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं और सारे देश की खबर, जो छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटा छोटा नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतना इनोवेटिव है, इतना क्रिएटिव है। हमको सब लोगों के बहुत उद्बुद्ध होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और स्पेशली आज ये लास्ट मन की बात था हम लोग का इलेक्शन के पहले, तो हर बूथ में कार्यकर्ता को हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, आग्रह किए हैं कि मन की बात सुनी और गांव के सबको सुनाएं। मैम, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए पूरे मामले पर। ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए जब
देश खतरे में हो, संकट में हो। और ये तो सिर्फ देश का बात नहीं है, ये सारा पृथ्वी संकट में है। अब जो युद्ध शुरू हुआ है ईरान में, वो ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर का के दिख में जा रहे हैं, डायरेक्शन में। और ईरान एक वन ऑफ द मेन सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, और पेट्रोल एंड ऑयल से जैसे गाड़ी चलता है वैसे हमारा गैस भी चलता है। इस समय बहुत सचेतन होके घर के गैस और कमर्शियल गैस को ये करना है, यूज़ करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बोल दिया है कि किसी का संकट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑर्डर देने के बाद 2.5-3 दिन में आपका डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि हर राज्य में कोई संकट नहीं है, लेकिन हमारा बंगाल में ममता बनर्जी बार बार ये संकट के विषय बोल रहे हैं। तो और बहुत जगह में ऐसा कंप्लेन भी आ रहा है। तो ये लग रहा है कि ममता बनर्जी इसको लेकर भी राजनीति करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो बंगाल को लूटने की कोशिश कर रही है और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी जो भी बोले, बंगाल के लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी आज जो सरकार चला रहे वो बांग्लादेश का जामात का इंस्ट्रक्शन से चला रहे। क्योंकि जिस तरह से वो सरकार को चला रहे वो कोई सद्बुद्धि सुबुद्धि हो ये कोई नहीं चला सकता है। आज जिस तरह से वो देश का विरोधिता करता है, जिस तरह से बंगाल के विरोधिता करता है, आयुष्मान भारत घुसने नहीं दिया। बहुत सारा नॉन बीजेपी स्टेट में आयुष्मान भारत है, लेकिन एकमात्र भाजपा बंगाल है जहां पर ममता बनर्जी घुसने नहीं दिया है। इसमें क्या राजनीति? आज हमारे ऑलमोस्ट 570 किलोमीटर्स बॉर्डर इंटरनेशनल फेंसिंग नहीं हुआ है क्योंकि जमीन नहीं दिया है। क्यों नहीं जमीन दे रहा है? इसको लेकर क्या राजनीति? क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि आज रोहिंग्या, बांग्लादेश मुसलमान ये घुसपैठिया घुसे, जो उनका वोट बैंक है। आज मुसलमान संप्रदाय उनके लिए वो ये घुसपैठी के लिए वो डॉक्यूमेंट्स बना दिया है। हाँ, बीएसएफ का दोष हो सकता है कि कहीं कहीं से घुस गया है क्योंकि पोरस बॉर्डर है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन बना के दिया? डॉक्यूमेंट्स तो जनप्रतिनिधि बना के दिया, आप ही का जनप्रतिनिधि बना के दिया। तो जिस तरह से ममता बनर्जी राज्य को चला रही है 15 साल, वो बहुत क्लियर है कि वो इस पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश करने का कोशिश कर रहे, तोषण का राजनीति कर रहे। बांग्लादेश का जामात का इंस्ट्रक्शंस से वो चल रहा है। आज यहाँ पर बड़ा इंडस्ट्रियल कंपनी का हेड ऑफिस नहीं है, यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है। तो ममता बनर्जी विरोधिता करेंगे हर विषय पर। बीएसएफ बोलिए, मोदी जी बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए, राष्ट्रपति बोलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलिए, विचारपति बोलिए, सबको जो भी सांविधानिक दायित्व में उनको वो अटैक करते हैं और छोटा करते हैं। पूरा संवाद विभिन्न विषयों को लेकर होता है। क्षेत्र और समाज से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तिगत प्रयासों को हमेशा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कहा है कि आज देश पूरी तरह से सामान्य स्थिति में है और लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि सरकार उनके हर चीजों की जरूरतों की चिंता कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं और मन की बात में जो सामयिक घटनाएं होती है या सामयिक जो परिस्थितियां होती है उसका भी निश्चित रूप से उल्लेख करते हैं। और आज जिस प्रकार के भारत के पड़ोस में ही, बहुत दूर नहीं, और खास करके जिन क्षेत्रों से भारत को ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा उसी क्षेत्र से आता भी है भारत को, पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस हो, आज वहाँ संकट है, युद्ध हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी कहा है, पार्लियामेंट से बाहर भी, और आजकल हर जनसभाओं में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भाई अगर कुछ लोग इस देश में ये अफवाहें फैला रहे हैं, पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, तो स्वाभाविक है कि वो बार बार कह रहे हैं कि ऐसे लोग देश का नुकसान कर रहे हैं और ऐसे लोगों से देशवासियों को भी एक प्रकार से वो सावधान कर रहे हैं।
जो कि युद्ध किसी और देश में हो रहा है। भारत तो कभी भी नहीं चाहता है युद्ध हो। भारत कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहा है। अतीत भी अगर आप देखेंगे तो भारत का ही रहा है। लेकिन आज इस संकट की घड़ी में भी कुछ दल अवसर ढूंढ रहे राजनीति की, और ये बिल्कुल गलत है। इससे देश को नुकसान होगी। वो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जब भारत सरकार चाहे पेट्रोलियम मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जब खुद कह रहे हैं कि भाई इतना दिनों की हमारे पास ऊर्जा स्टॉक है, दिक्कत नहीं है, और भी दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों से प्रयास कर रहे हैं ताकि भारतवर्ष को कोई दिक्कतें नहीं हो। पहले जहां 27 देशों से खरीदा जाता था, आज 41 यानी 41 देशों से हम ऊर्जा को हम ला रहे हैं वहां से। तो कहने का अर्थ है कि भारत सरकार और खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से कोरोना काल में भी संकट से देश को आगे ले गया और देश की जनता उनके साथ खड़ी थी, और आज भी देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और इसलिए वो विश्वास के साथ कहते हैं कि जैसे कोरोना को हमने मात दिया, वैसे 140 करोड़ जनता साथ में रहेंगे तो इस संकट को भी पार करेंगे। और बात करेंगे बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं और अब उन्हें सांसद बनने के लिए एमएलसी पद छोड़ना होगा। नियम के मुताबिक उन्हें 30 मार्च तक विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। यानी नीतीश कुमार चाहे तो इस्तीफा देने के बाद भी करीब सितंबर 2026 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। बिहार के लिए सदन में नहीं रहना, बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा है। लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियां के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी, कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है, वो ज्यादा अखरता है। सर, जो आपके लिए सर ये काफी भावुक पल नहीं है जब नीतीश कुमार लगातार? भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, कहीं जहां जा रहे हैं वो बेचारे, एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, सब बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता है, सबके लिए भारी दिन है। आप तो बहुत करीबी रहे हैं, वहाँ बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है ही है। सर, आयात शुल्क कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि सारे खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ममता जी चुनाव में है, तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है, वो जनता की नजर में उसको इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं, अपने लोगों को मैसेज देना चाहती हैं। लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगे। जी, उसमें 16 को जो कि राज्यसभा के लिए मतगणना हुई थी, तो उसके बाद चुनाव हो गया है, तो प्रोसेस के हिसाब से 30 तारीख तक इस्तीफा देना है। तो प्रोसेस है, राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, राज्यसभा के पटल से भी बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए अपना योगदान देते रहेंगे, बिहार के मुद्दों को उठाते रहेंगे और आगे जो भी सरकार बनेगी उसको मार्गदर्शन अपना देते रहेंगे। निशांत कुमार जी सक्रिय हो गए हैं कार्यक्रम में, जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी शुभकामना है निशांत कुमार जी को, राजनीति में वो नीतीश कुमार जी का नाम आगे बढ़ाएं, और राजनीति में जितने भी युवा आएंगे, राजनीति के लिए बढ़िया है, लोकतंत्र के लिए बढ़िया है। लेकिन अचानक इमरजेंसी आ गई जाकर के,
दिल्ली रवाना हो गए जाकर के। समय कल तक का है मेरी जानकारी में जो जाकर के है, और हम आशा करते हैं समय मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई सूचना है सर? कोई भी जानकारी है नहीं, उनका तो काउंसिल में होगा, उनका इस्तीफा जो होगा बिहार विधान परिषद में होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप मुख्य सचिव वाले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं करके काम कर। अध्यक्ष जी, क्या वर्चुअल भी इस्तीफा नीतिन नवीन दे सकते हैं? ऐसी जानकारी तो है नहीं। जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली में देख रहे हैं, फिजिकल आकर के लिख करके लोग देखते हैं, रूल नहीं है। जो व्यवस्था जो मैं देख रहा था, हमने मंगा के पढ़ा था अभी जाकर के, तो अभी समय है और अचानक कोई इमरजेंसी आने के कारण आज टल गया है जाकर के। जल्दी ही मतलब मैं समझता हूँ कैसे होगा। सूचना मुझे जब प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मिली कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तीफा होगा जाकर के, तो रात में वापस आ गया। आज जानकारी मिली है अचानक उनका प्रोग्राम कुछ बदल गया है जाकर के, कि वक्त समय अभी है मतलब, और मुझे जानकारी जाकर के है उसके हिसाब से सत्संग का इस्तीफा होगा। कब तक अंतिम तिथि? ऐसे देखिए, एक ही सदन का रहना मेंबर जाकर के, तो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होगा जाकर के, स्वाभाविक असेंबली से इस्तीफा उनका होगा जाकर के, जल्दी हो जाएगा। क्या नीतीश जी को लेकर कहा जा रहा है, नीतीश जी भी है, कब तक इस्तीफा देने की बात? इनकी जानकारी इस संबंध में मुझे है नहीं जाकर के। इस संबंध में सीधे आप चीफ सचिव वाले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अखबारों में देखा हमने जाकर, कल के बारे में अखबार में हम जो देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि सर 14 दिन के अंदर तक देना, तो क्या कल तक अंतिम तिथि है? समय है भी, वेट कीजिए। ऑनलाइन सर क्या वर्चुअल? हमारी जानकारी में है कि जो देखा है बिहार विधानसभा प्रक्रिया का नियमावली में देख रहे थे, उसमें है कि वर्चुअल का प्रावधान नहीं जाकर। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिनेश लाल निरहुआ की, जो आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। वहीं जब बिहार के विकास और नीतीश कुमार की उपलब्धियों को लेकर के उनसे सवाल किया और बिहार के बाद राज्यसभा जाने को लेकर के जब उनसे पूछा गया, तो सुनिए निरहुआ ने क्या कहा। बहुत अच्छी बात है, और हमारे बिहार को चमकाने के बाद, बिहार को मजबूत बनाने के बाद अब जो है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं। हम सब की शुभकामना है, पूरे बिहार की शुभकामना है, और बिहार को जैसे उन्होंने यहाँ रह के चमकाया, मुख्यमंत्री के रूप में रह कर के बिहार को मजबूत बनाया है, वैसे वो जहाँ भी रहेंगे बिहार के लिए काम करते रहेंगे। उनके पुत्र राजनीति में आए हैं, निशांत कुमार आए हैं, क्या सीएम बनने के लिए उनके पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है? ये तो डिसीजन वो होता है, वो बहुत बड़े लोगों का काम होता है। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के जो लोग शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग इस बारे में बता सकते हैं। केजरीवाल यादव ने राजनीति छोड़ दी, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं रहूंगा, राजनीति मेरे लायक नहीं है, ईमानदार लोगों के लिए राजनीति नहीं है। नहीं, उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस लोगों के लिए नहीं है। अखिलेश यादव बताइए। अखिलेश यादव कहे हैं एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पे हमको नहीं भरोसा, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ऐसी बातें करके ये लोग अपनी नीयत बताते हैं। इनकी नीयत क्या है? जब दुनिया में एक ऐसा संकट आया है, जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं, कई देश आपस में लड़ रहे हैं, और ऐसे में जब किसी भी देश को अपने लोगों को एक साथ रखना चाहिए, वैसे समय में अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं और समाज में जो है भय फैलाने का काम कर रहे हैं, दुर्व्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इनको देश की कितनी चिंता है और ये किस स्तर के नेता हैं। जब आप किसी निजी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान आपने कहा कि मैंने अपनी पत्नी से ये कह रखा है कि मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हो पाया। इस पर खेसारी लाल यादव का कहना है कि देखिए ऐसे ही लोग हैं जो अपनी पत्नी को ही प्यार नहीं करते हैं, और एक हम हैं जो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। ये लोग 2 लोग 3 वाइफ रखने वाले लोग हैं।
अब इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब हम लोग कोई बात करते हैं तो उस संदर्भ को हटा करके अगर उसे अलग दृष्टि से देखा जाएगा तो वो गलत ही दिखेगा। बात इस विषय में हो रही थी, किसी ने पूछा कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा कि बच्चों को पूरी छूट देते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, कहाँ शादी करना चाहते हो। एक जनरेशन हमारा था जब ऐसा नहीं होता था, पर आज के जनरेशन को पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए, इस विषय पे बात हो रही थी, उसको गलत तरीके से पेश कर दिया गया। भोजपुरी में अक्सर विवाद देखने को मिलता है, कभी आपके बीच और खेसारी के बीच विवाद देखा गया, पवन सिंह को लेकर के भी कई बार विवाद। कोई विवाद नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कोई विवाद नहीं है, विवाद के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हम सब भाई हैं, एक ही परिवार हैं। चाहे हमारा बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हम सब लोग कलाकार हों या किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे लोग सुखी रहें, हमारे लोग आगे बढ़ें, उनकी आवाज़ जहाँ भी बुलंद करना हो हम बुलंद करें, और अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सब लोग करते हैं। तो विवाद का तो कोई जगह ही नहीं है, किस बात का विवाद है। पवन सिंह राज्यसभा ले जा सके, जबकि बीजेपी ने वो कहा था कि इस बार राज्यसभा उनको दिया जाएगा। समय आएगा तो जरूर जाएंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में कब किसको किस जिम्मेदारी पे रख दिया जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। तो धैर्य रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर पार्टी ने कहा है तो निश्चित रूप से उनको जरूर कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। यूपी में अगले वर्ष चुनाव है, क्या दिनेश लाल यादव को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देने जा रही है क्या? मुझे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है प्रचार की। मैं प्रचार करता हूं अपने पार्टी के लिए, चाहे बिहार में चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो। तो देश के किसी भी कोने में चुनाव हो, वहाँ प्रचार करने की जिम्मेदारी, इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या होगी। पवन सिंह जाएंगे बंगाल चुनाव में प्रचार करने के लिए? 100% जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन हम सब कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे पवन सिंह है, चाहे मनोज तिवारी जी हैं, चाहे रवि किशन जी हैं, हम किसी पद प्रतिष्ठा के लिए पार्टी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई पद मिलेगा तो हम काम करेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी तो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने स्वेच्छा से कलाकार रहते हुए, अपनी फिल्मों में काम करते हुए, अपना परिवार चलाते हुए, ये हमारी इच्छा है कि हम अपने पार्टी का भी प्रचार करें, जिस पार्टी की विचारधारा हमको समझ में आती है। तो हम लोगों को किसी पद की ज़रूरत नहीं है, हम पार्टी का प्रचार अपने मन से करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जेडीयू पार्टी की, जो कि इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और इस बीच बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जो है, उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की क्या ज़रूरत है, इसको लेकर के सवाल उठाया है। साथ ही संजय झा पर भी आनंद मोहन की ओर से बड़ा हमला जो है वो बोला गया है। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार जी को बिहार जैसे प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी थी, तब संगठन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का होना जरूरी था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज जब वे राज्यसभा जा रहे हैं, तब कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है। जब नीतीश कुमार जी को एक बड़ा प्रभार, एक बड़ी जिम्मेवारी इस प्रदेश की थी, बिहार जैसे विशाल प्रदेश की, विविधतापूर्ण प्रदेश की जिम्मेवारी थी, तब संगठन की जिम्मेवारी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का होना जरूरी था। लेकिन आज जब वो राज्यसभा जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद खाली कर रहे हैं, तो ऐसे में अब कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है। ये भी मैसेज जेडीयू कार्यकर्ताओं में जाना चाहिए और पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्ग में जाना चाहिए कि पार्टी का कम से कम जो नियंत्रण है वो नीतीश कुमार जी के सुदृढ़ हाथों में है। ये संदेश जाना चाहिए कि जो फैसले बड़े हो रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के फैसले हैं, किसी और के थोपे गए फैसले नहीं, प्रायोजित फैसले नहीं है। ये मैसेज संदेश जाना जरूरी है अगर पार्टी को बचाना है।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केरल की, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भाजपा के नेता बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष तैयारियां की गई है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं त्रिशूर विधानसभा की बात करें तो इस सीट से भाजपा ने पद्मजा वेणुगोपाल को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने अब केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। I am very much thankful to Modi ji. Not for me, he is coming, for all candidates. But Trichur people loves him most. Wherever I go, they will say, we like Modi ji. We want to see Modi ji. We want to stand with Modi ji. So it will be very important day. What you said, correct. As far as the love for Prime Minister is concerned, how many people are you expecting today to attend this very kind of... That I don't know. Party people are doing all that. I am, this day also I am in campaigning. Yeah, as you are campaigning, how much support and love are you getting from the people of Thrissur, and do you think that this love would be transacted on the day of results? Yeah, sure. Last 2 times I won't get this type of love. But now ladies are with me. Ladies are very much happy. They are very fond of Modi ji. That's my first. So on what grounds will people vote you? What are you telling the people of Thrissur? On what grounds are they? Are you convincing? I am telling only development. And there they have known it's a good road and water problem is there. So many problems. So I have to give that things to them only. Right, first one, my priority is that. बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी चुनावी सभाओं की शुरुआत भी हो चुकी है। कुकराझार के गोसाई गांव में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही अपने पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। इसलिए बातें बहुत है, बहुत सारी बातें हैं। क्यों आज के दिन में हमारे यहाँ के आदिवासियों को, जो आदिवासी बल्कि मूलवासी यही है, सबसे पहले अधिकार आपका होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिकार बाद में मिलता है। जब चुनाव आएगा, जैसे शिकारी अपना जाल बिछाता है चिड़िया को पकड़ने के लिए या जानवर को पकड़ने के लिए, चुनाव का समय आया, दाना फेंका और आप पकड़े गए। इसको ध्यान रखिएगा, चुनाव में बहुत हथकंडे अपनाए जाएंगे। बेचारा फेडरिक बाबू किस दिन कल को आपके दरवाजे में पहुंच जाए कि 10 रुपया दे दीजिए, हमको पेट भरना है। हम लोग उस समूह के लोग हैं। ये व्यापारियों की जमात और अमीर और गरीब की लड़ाई हमेशा चलेगा। इसीलिए आप लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। यही एक आज के समय में ताकत है, जहां कोई उसको चुरा नहीं सकता, बल्कि ये लड़ने का शक्ति देता है। लेकिन उसके लिए व्यवस्था चाहिए। आज सदियों से जिस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उससे खड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इच्छा शक्ति जगा लिया तो उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आज हमें ये मौका मिला आपके बीच आने का। यहाँ कई बार हम असम आए, लेकिन हमको उम्मीद नहीं था कि आज मुझे यहाँ पर नेतृत्व करने का एक मौका मिलेगा। आपके बीच में आपके साथ आपके संघर्ष का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे नहीं घबराऊंगा। आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आपको साथ लेके चलेंगे, ये हम आपको वादा देते हैं। और आपके इस आंदोलन में कोई भी सामने आएगा तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से उसको लगना होगा, तभी यहाँ के आपके लोगों को नुकसान होगा। तो इसीलिए जस्ती बाल में कहते आरो गड़ी को
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार अमित शाह की ओर से घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया जा रहा है और इस पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने जो है वो अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि बिहार में भी जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त इनकी ओर से यही बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन आखिर इन घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार कौन है? ये आप लोग उनको बहुत वेट देते हैं। बिहार में भी तो यही बोल रहे थे, कुछ नया कहाँ है भाई? बिहार में भी यही स्क्रिप्ट थी, वहां तो 20 बरस से आप हैं और फिर भी पिछले चुनाव में घुसपैठिया 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 कितना निकाला भाई? देश का गृह मंत्री अगर हम बॉर्डर की अवस्थिति देखें तो किसकी भूमिका होती है? क्या ये एक्सेप्टेंस है? क्या एज ए होम मिनिस्टर ही हैज फेल्ड? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तो उनको स्वमूल्यांकन भी करना होगा, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ और विकल्प बचा नहीं। नौकरी के बारे में बात हो ताकि युवाओं को भविष्य दिखे, नहीं। भुखमरी शून्य पे आ जाए, नहीं। अधिकार सम्मत योजनाओं का जन्म हो, नहीं, क्योंकि आपके किटबैग में वो है ही नहीं। तो जो आपको सिर्फ एक आता है वही आप पूरे दिन ओढ़ते बिछाते रहते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर एक ही समुदाय के दो लोगों के बीच जो है वो मारपीट का मामला सामने आया है और इस मामले पर अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसकी जानकारी एसपी ग्रामीण तेजवीर सिंह ने दी। थाना शिकारपुर क्षेत्र के कस्बा शिकारपुर स्थित गोरीवाला मस्जिद में नमाज के बाद इमाम हटाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच झगड़ा एवं मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर तत्काल थाना शिकारपुर पुलिस के द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में शामिल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना शिकारपुर क्षेत्र के कस्बा शिकारपुर स्थित गोरीवाला मस्जिद में नमाज के बाद इमाम हटाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच झगड़ा एवं मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर तत्काल थाना शिकारपुर पुलिस के द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में शामिल 10 व्यक्तियों। तो मेरे साथ फिलहाल नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।